सबसे पहले सत्येंद्र जैन साहब और फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी और अब संजय सिंह साहब। अब मीडिया में ये बात कहीं ना कहीं उछाली जा रही है कि अब केजरीवाल जी का नंबर है। क्या लगता है कि पार्टी बिखर जाएगी या और मजबूत होगी? अनेकों संजय सिंह पैदा होंगे, अनेकों मनीष सिसोदिया पैदा होंगे, अनेकों सत्येंद्र जैन पैदा होंगे। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा से MP सुशील कुमार गुप्ता साहब। सर स्वागत है आपका। आदाब, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। जब से आम आदमी पार्टी सरकार में आई है और डोनेशन पर पाबंदी लगी है, स्कूलों पर सख्ती की गई है, और हमने देखा है कि जो पहले जब आम आदमी पार्टी नहीं थी तो बहुत सारे एडमिशन्स हुआ करते थे डोनेशन लेकर, लेकिन उसके बाद अब ये सब चीज़ें बंद हो चुकी हैं। तो कई सारे फ़ोन आपके पास रोज़ाना आते होंगे, मेरा इसलिए ये सवाल था। रोजाना जरूर फ़ोन आते हैं, परंतु अब एक सिस्टम सरकार ने बनाया है। एक एडमिशन की डेट पे सब अप्लाई करते हैं, फिर लॉटरी निकलती है, सारे पेरेंट्स के सामने लॉटरी निकलती है, उसके बेसिस पे एडमिशन होता है। और 25% EWS का एडमिशन है, वो फ्री है। हर चौथा बच्चा फ्री एडमिशन है, उसका पेमेंट सरकार देती है, चाहे वो कोई सा भी बेस्ट से बेस्ट स्कूल हो। परंतु वहाँ पर रिक्शा पुलर के बच्चे भी जाते हैं, किसान के बच्चे भी जाते हैं, मजदूर के बच्चे भी जाते हैं। दिल्ली के अंदर एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। और इसी प्रकार दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर भी अब सिफारिशें आने लगी हैं कि हमें एडमिशन मिले। और क्योंकि बहुत से बच्चे दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को छोड़ छोड़ के सरकारी स्कूलों की तरफ चले गए, करीब 4 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूलों की तरफ अपना रास्ता अपना लिया, क्योंकि सरकारी स्कूल भी बेहतर हो गए हैं। सरकारी स्कूलों के अंदर भी अब IIT के लिए, IAS के लिए, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए, मेडिकल कॉलेजेस के लिए बच्चे निकलने लगे। आप ख़ुद भी एक सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो ये विज़न आपका इतना बड़ा, जैसे आप एजुकेशनिस्ट भी रहे या हैं अब भी, और कई सारे अस्पताल चलाते हैं, आप समाज सेवक भी हैं, तो ये विज़न कैसे, किससे इंस्पायर हुए, किससे प्रेरणा आपको मिली थी? देखिए, महाराजा अग्रसेन ने एक समाजवाद की नींव रखी थी, और अग्रवाल परिवारों में अपनी कमाई का 10वां हिस्सा हम धर्मार्थ पे लगाते हैं। पहले मंदिर बनवाते थे, कुआं, बावड़ी, धर्मशाला, कन्या विद्यालय, गौशाला। समय बदलने लगा, अच्छे स्कूल बनाने लगे, अच्छे हॉस्पिटल बनाने लगे, ताकि मानवता की सेवा हो सके। ये पैसा तो अपने समाज से इकट्ठा करते हैं, परंतु जो संस्थाएं बनती हैं वो हर धर्म और हर समाज के लिए खुली होती हैं। उसके अंदर किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का व्यक्ति इलाज के लिए आ सकता है, बच्चा पढ़ने के लिए आ सकता है। और उसी उद्देश्य को लेते हुए मैं शिक्षण संस्थानों से जुड़ा। हमारी इच्छा थी कि कंट्री साइड जाके, देहात में जाके हम वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दे सकें। उसके लिए मैंने स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाए, हॉस्पिटल के साथ में जुड़ा। पंजाबी बाग के अंदर हमारा महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके तहत 400 बेडेड मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पंजाबी बाग में चलता है, जिसमें भी कैंसर विंग बना रहे हैं। एक द्वारका में चलता है 100 बेड का। एक बहादुरगढ़ के अंदर हमने मेडिकल कॉलेज बनाने की शुरुआत की है, जिसमें मेडिकल यूनिवर्सिटी, पैरामेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और लगभग 1000 बिस्तर का हॉस्पिटल। इसी प्रकार एक हमने प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र ईस्ट पंजाबी बाग के अंदर बनाया है। तो शुरू से ही बस इसके अंदर लगे रहे, परिवार भी लगा रहा। धीरे धीरे फिर आम आदमी पार्टी के अंदर जुड़े, क्योंकि वहाँ भी मुख्य जो विज़न था शिक्षा और चिकित्सा को लेकर था। तो मुझे ये था कि और बड़ी जगह सेवा करने का मौका मिलेगा। अरविंद केजरीवाल जी ने वो मौका दिया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि हमें एक सभा संस्थाओं से निकाल के राष्ट्रीय लेवल पे सेवा करने का उन्होंने मौका दिया। ये पहलू तो बहुत कम लोग आपके बारे में जानते हैं, हालांकि बहुत लोगों को पता है कि आप दिल्ली या आसपास का जो क्षेत्र है, हरियाणा की बात करें या पंजाब की, आपने एजुकेशन के सेक्टर में, या फिर कहें कि अस्पताल हैं, कई सारे चैरिटेबल ट्रस्ट हैं जिसके लिए काम किया है। हज़ारों बच्चों को आपने एजुकेशन दिया है, मुफ्त एजुकेशन दिया है। लेकिन दूसरा पहलू, क्योंकि मीडिया में हमेशा आप लाइट में रहते हैं, ये भी आपका एक साइड है जिसमें आपको इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है कि एक अरबपति MP जो हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं, सुशील गुप्ता साहब,
ये कंसेप्ट अब ख़त्म हो गया। जब मैं राज्यसभा का सदस्य बना था उस समय ये चीज़ें चली थी, परंतु लोगों ने जब देखा कि ये सेवा के प्रकल्प हैं, मेरे अपने प्रकल्प नहीं है, ये समाज के प्रकल्प हैं, तो ये कंसेप्ट ख़त्म हो गया। जब आम आदमी पार्टी में आप शामिल हुए तो आम आदमी पार्टी में हमेशा से ये रहा कि जैसे हम केजरीवाल जी की बात करें तो वो भी उनका जो लुक है, अटायर है, बिल्कुल सादगी भरे अंदाज में वो रहते हैं। जब शपथ लेने गए तब भी हमने देखा कि चप्पल में चले गए, शर्ट बुशर्ट पहनते हैं, पैंट पहन के ऐसे ही चले जाते हैं। मतलब एक आम जो एक नेता होता है या चीफ मिनिस्टर होता है वैसी उनकी एक छवि नहीं है। और आप तो शुरू से ऐसे ही थे, तो क्या ये गाइडलाइंस होती हैं आम आदमी पार्टी के लीडर को कि नहीं, क्योंकि भाई पब्लिक लाइफ आपकी है और आपको उसी तरह से लेना, यानी लग्जरी लाइफ आप अब मेंटेन नहीं कर सकते? आम आदमी पार्टी में ना जनरली आम आदमी ही है। मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने अपने नेताओं के लिए कोई वेशभूषा नहीं रखी। कोई खद्दर पहनना है, कोई सफ़ेद पहनना है, कोई पर्टिकुलर कलर पहनना है, पैंट कमीज़ पहननी, जिसका जो मन आए आम आदमी की तरह जो भी पहनना चाहे वो पहने, परंतु जनता की सेवा, जनता के बीच में रहना, जनता के काम करना, ये आम आदमी पार्टी की प्राथमिकता है। आम आदमी पार्टी अपने इलेक्शन में बाकी परंपरागत पार्टियों की तरह बहुत पैसे नहीं खर्चती, परंतु आम आदमी पार्टी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर वोटर के घर पे जाती है, उनकी समस्याओं को चिन्हित करती है, उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयत्न करती है। हम प्रारंभिक तौर पे शिक्षा, चिकित्सा, फ्री बिजली, फ्री पानी, कम रेटों पे बिजली और पानी, 24 घंटे बिजली और पानी, जो आज़ादी के 75 साल बाद भी हम कहते हैं कि हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, परंतु हर घर को नल नहीं दे पाए, हर घर को पीने का स्वच्छ पानी नहीं दे पाए, हर घर को बिजली 24 घंटे नहीं दे पाए, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं कर पाए, मनुष्य के इलाज की व्यवस्था नहीं कर पाए। हम कहते हैं हम चंद्रमा पे पहुंच गए, हम मंगल ग्रह पे पहुंच गए, हम सूर्य की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु हिंदुस्तान की आत्मा जो गाँव के अंदर बसती है, क्या 75 साल के अंदर हम उनके लिए कुछ कर पाए? ये अगर आंकलन करने की तरफ देखते हैं तो बहुत तरक्की नज़र नहीं आती। और यही कारण है कि ये राजनीतिक पार्टियां जाति और धर्म की लड़ाई लड़ती हैं, जाति और धर्म की लड़ाई के बीच के अंदर अपनी रोटियां सेकती हैं, परंतु जब काम की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम अमेरिका पे ले जाते हैं, पाकिस्तान पे लेकर जाते हैं, बाकी और मुल्कों पे लेकर जाते हैं। हिंदुस्तान को जो तरक्की करनी चाहिए थी, 75 साल में विकासशील राष्ट्र से निकल के विकसित राष्ट्रों में जाना चाहिए था, वहाँ हम नहीं गए। हम युवकों को रोज़गार नहीं दे पाए, हम किसान की हालत को सुधार नहीं पाए। किसान आज भी एमएसपी के लिए परेशान है, किसान आज भी अगर बच्चे को पढ़ाना है तो अंगूठा टेकता है, बेटी की शादी करनी है तो अंगूठा टेकता है। ऐसी हालात से हम निकल नहीं पाए। महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की बात हम करते तो ज़रूर हैं, परंतु आज भी हिंदुस्तान के अंदर 10-12% से ज़्यादा महिलाएं वर्किंग वोमेन नहीं हैं, घर के अंदर रहती हैं। पर्दा व्यवस्था को हम ख़त्म नहीं कर पाए, हम जाति प्रथा को ख़त्म नहीं कर पाए। हम राजधानी से 50 किलोमीटर दूर जाएं तो शायद बराबर की चारपाई पे बैठने का हक कुछ जातियों को नहीं मिल पाया। कैसी विडंबना है कि हम विकसित हिंदुस्तान की कल्पना तो करते हैं, परंतु उस दिशा के अंदर कुछ कदम बढ़ना। मैं समझता हूँ कि राजा राम मोहन राय ने कब जाति प्रथा खत्म करने की बात की थी, और आज तक टिकटें जाति के आधार पर बांटी जाती हैं, टिकटें धर्म के आधार पर बांटी जाती हैं। संसद में किस जाति का व्यक्ति जाएगा, विधानसभा में किस जाति का व्यक्ति जाएगा, ये उस विधानसभा की जातीय स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। आम आदमी पार्टी इन बातों से दूर है। आम आदमी पार्टी अच्छा व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अमीर हो गरीब हो, कोई डिफरेंस नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आम आदमी पार्टी की जो भी पॉलिसी हैं वो गरीब के लिए भी हैं, अमीर के लिए भी हैं, हर धर्म के लिए है, सबके लिए एक जैसी पॉलिसी। तो जैसे अब बिहार में हमने देखा, फिर राजस्थान में भी बात हो रही है, बिहार में जाति जनगणना जो है वो करा ली गई है वहाँ पर, तो आम आदमी पार्टी क्या सपोर्ट करती है इस फैसले को? जातीय जनगणना कराना कोई ख़राब बात नहीं है। वजह यह है कि सब कुछ जाति के आधार पर कर रहे हैं, परंतु जब पूछते हैं कि इस जाति के कितने लोग हैं तो अनभिज्ञ रहते हैं। हमारा ये है कि पावर के अंदर सबको बराबर का शेयर मिल जाना चाहिए, और तरक्की के लिए भी सबको होना चाहिए।
परंतु उसका इस्तेमाल अगर गलत होने लगेगा तो वो एक विडंबना बन जाएगी। अगर उसका सही इस्तेमाल होगा तो मैं समझता हूँ समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। अच्छा, जितने मुद्दे आपने अभी बताए या जितनी बातें हम आपसे सुन रहे हैं, आप हमेशा से ही बेबाकी से बोलते आए हैं। बहुत कम ऐसा देखा है कि राज्यसभा से एमपी इस तरह के सवाल करते हैं या बेबाकी से मीडिया के सामने भी या सरकार के सामने भी अपनी बात रखते हैं, और आपको हमेशा हमने देखा। तो ये हिम्मत कहाँ से आती है सर? ये शुरू से ही आपके अंदर ऐसे ही जज्बा आपका है? देखिए, आई एम लेस ए पॉलिटिशियन, आई एम मोर ए सोशल वर्कर। तो जो समाज की जब सेवा करते हैं तो बड़े से बड़े राजनीतिज्ञ के सामने खड़ा होना, उसको जवाब देना, ये शुरू से स्वभाव में रहा है। और सामाजिक संस्थाएं तभी तरक्की कर पाती हैं जब सामाजिक व्यक्ति बिना किसी से दबे हुए समाज के भले के लिए उन संस्थाओं का इस्तेमाल करता है, और उसके अंदर फिर हौसला भी आता है। चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, देश के राष्ट्रपति हों, कहीं भी जाएं हम बेबाक अपनी बात कह सकें, समाज के हित की बात कह सकें, तभी तो समाज आगे बढ़ता है। क्योंकि हमने देखा था कि कुछ वक्त पहले आप जो संसद है वहाँ से अनरूली बिहेवियर के लिए आप सस्पेंड भी किए गए थे। तो जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो क्या थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है या और जज्बा बढ़ता है? नहीं, देखिए, संसदीय परंपराएं रही हैं, परंतु संसद में अगर अपनी आवाज़ को नहीं उठाएंगे, सस्पेंशन के डर से अगर चुप हो जाएंगे, तो फिर वहाँ जाने का फ़ायदा नहीं है। वहाँ पे जो लोकतंत्र का मंदिर जिसको कहते हैं, जनता की आवाज़ को अगर हम नहीं उठा पा सकते, अगर इस बात से डरते रहेंगे कि समाज क्या कहेगा, सस्पेंशन हो जाएंगे, सदस्यता ख़त्म हो जाएगी, तो फिर हम निर्भीक तरीके से जो अपनी ड्यूटी है उसको नहीं निभा पाएंगे। दिल्ली सरकार की बात करें तो केजरीवाल जी का मिशन रहा शुरू से कि ख़ास तौर पर एजुकेशन पर और स्वास्थ्य पर काम किया जाए, और किया भी है। और आप शुरू से ही इसी सेक्टर में काम कर रहे थे, तो आपका अब तक कितना कंट्रीब्यूशन रहा ख़ास तौर पर एजुकेशन में और जो स्वास्थ्य व्यवस्था है हमारी दिल्ली में? देखिए, मैं तो ये कह सकता हूँ कि मैंने अपने जीवन का अधिकतर समय अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए ही लगाया है। कुछ समय मैं सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के साथ भी जुड़ के मैं काम करता हूँ। जैसे हम कुरुक्षेत्र में एक 18 मंजिल का मंदिर बना रहे हैं, वृंदावन के अंदर हमने एक आश्रम बनाया, या यहाँ पे पंजाब बाग क्षेत्र में जो जन्माष्टमी होती है या रामलीलाएँ होती हैं, उनसे मैं जुड़ा रहा हूँ। और परंतु मुख्य तौर पे मेरा काम शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में रहा है। उसमें जहाँ भी जितनी भी मैं मदद कर सकूँ, मैं समझता हूँ कि वो मानवता की सच्ची सेवा है। जब शुरुआत में जब आप चुने गए थे सांसद के तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो कई लोगों को आपने पीछे किया, यानी जो बहुत केजरीवाल जी के करीबी भी थे वो भी खासा नाराज़ हुए थे, ऐसी बातें सामने आई थी। और ये भी कहा जाता है कि 24 घंटे में ये फैसला लिया गया था कि आपको उस जगह पर भेजने का फैसला लिया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, संजय सिंह जी के साथ और नारायण दास गुप्ता जी के साथ। तो आपको क्या हुआ था, बैकग्राउंड में क्या था? मुझे ऐसा लगता है कि एक ये मिसकंसेप्शन बना उस समय, क्योंकि केजरीवाल जी को तो मैं जब मैं सांसद बना उससे 1 दशक पहले से बुलाता था, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, सब जगह मुख्य अतिथि के रूप के अंदर उनको हम बुलाते थे, जन्माष्टमी के अंदर बुलाते थे। उनके जब वो मुख्यमंत्री बने उससे पहले ही हम एक सक्सेस स्टोरी की बुक निकालते थे कि जो सक्सेसफुल व्यक्ति ज़िंदगी के अंदर रहे हैं, जिन्होंने समाज की सेवा में अच्छा काम किया है, उसके अंदर हमने केजरीवाल जी का भी निकाला था। एक जो चैप्टर था वो केजरीवाल जी के नाम पे भी निकाला कि इनको मैगसेसेस पुरस्कार मिला, किस प्रकार मानवता की सेवा के लिए इन्होंने अपनी कमिश्नर की नौकरी छोड़ के एक एनजीओ के माध्यम से सेवा शुरू की। और जब मैं शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर काम करता था तो केजरीवाल जी मुझे देखते थे और उन्होंने कहा कि आप बड़े क्षेत्र में आके ये सेवा का काम करो। और क्योंकि मेरा पार्टी के लोगों से बहुत ज़्यादा परिचय नहीं था, इसलिए उस समय थोड़ा सा ऐसा लगा कि उस समय मैं पंजाब बाग क्लब का भी प्रेसिडेंट होता था, तो अग्रसेन हॉस्पिटल का भी प्रेसिडेंट होता था। तो कुछ लोगों के दिमाग में ये बात गई कि ये कहीं ना कहीं लग्जरी लाइफ को जीने वाले व्यक्ति हैं, परंतु वास्तविकता से जब नज़दीक आके देखा तो सेवा के प्रकल्प के अंदर लगे हुए हम बिल्कुल एक आम व्यक्ति की ज़िंदगी को जब जी रहे थे, तो लोगों ने नज़दीक से देखा तो उन्होंने उसको प्यार भी किया और मुझे एक सम्मानजनक स्थान भी उन सब लोगों ने
जिन्होंने मेरा विरोध किया था उन्होंने बहुत सम्मानजनक स्थान भी दिया। तो आपको क्या लगा कि इसमें मीडिया का कितना रोल हो सकता है आपको इस तरह से प्रोजेक्ट करने में? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जब किसी व्यक्ति के विषय में जानकारी नहीं होती तो बिना जानकारी के कुछ भी बोला जा सकता है। इसके अंदर कोई बुरा मानने वाली बात नहीं होती कभी भी। जब आदमी की हकीकत सामने आती है तो लोग खुद ब खुद उस बातों को मंजूर करते हैं। कभी किसी को हड़काया था मीडिया पर्सनैलिटी को आपने कि ये क्या चला रहे हो तुम्हें कुछ पता नहीं, ऐसा होता है कभी कभी? नहीं, हड़काने की बात नहीं है। मैंने एक लीगल नोटिस ज़रूर दिया था कि आप जो कह रहे हैं वो शायद वो बातें ठीक नहीं हैं। अच्छा सर, ये जब आप आए तो आपने अपना ट्विटर पर फोटो भी डाला था सांप गले में लटका कर, वो मतलब एक नौजवान भी उस चीज़ को करने से डरता है, और सांप भी छोटा मोटा नहीं, अजगर सांप। जो वन्य जीवन है, खेतों में हम रहते हैं, खेतों के अंदर खेती मेरा पैशन भी है, आज भी हम खेती से जुड़े हुए हैं। और एक आम व्यक्ति की ज़िंदगी जी रहे हैं। एक आम व्यक्ति की ज़िंदगी में व्यक्ति शेर के पास भी जाता है, सांपों के पास भी जाता है, और हमारे तो जो देवी देवता हैं, भगवान शिव हैं, उनके गले के अंदर ही नाग हमेशा रहते थे। तो ये कोई विशेष बात नहीं है। सुना है कि आप एडवेंचरस भी, यानी घूमने फिरने का भी आपको शौक है और एक्सप्लोर करना चाहते हैं? सांसद बनने से पहले मेरा शौक ज़्यादा था, इसके बाद समय नहीं मिलता तो इतना समय मैं नहीं लगा पाता। अच्छा, सेल्फी लेने का भी सुना है हमने कि आपको बहुत शौक है, बहुत अच्छा लगता है, और आपके बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत फ़ोटो भी हमने देखे हैं। ठीक है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एक सांसद बनने से पहले मुझे पर्सनल लाइफ के लिए समय ज़्यादा मिलता था। जाते थे, घूमते फिरते थे, परिवार के साथ भी जाते थे, परंतु अब उतना समय नहीं मिल पाता क्योंकि अब जनता के बीच के अंदर रहना पड़ता है, जनता को ज़्यादा समय देना पड़ता है। आप आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार हैं, केजरीवाल जी के बहुत करीबी हैं। कुछ सीरियस बात हम आपसे करना चाहते हैं। अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से संजय सिंह साहब, सबसे पहले सत्येंद्र जैन साहब, और फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी, और अब संजय सिंह साहब, अब मीडिया में ये बात कहीं ना कहीं उछाली जा रही है कि अब केजरीवाल जी का नंबर है। तो जो कोर टीम है आम आदमी पार्टी की, उसको इस तरह से प्रेशराइज़ किया जा रहा है या जेल में डाल दिया गया। क्या लगता है कि पार्टी बिखर जाएगी या और मजबूत होगी? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की जो नीति है, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा, और उसके बाद भी 8,100 करोड़ रुपये से ऊपर का सालाना प्रॉफिट। जब पंजाब में सरकार आई तो पंजाब में भी हमने कर्जा उतारना शुरू कर दिया, पंजाब में भी अच्छे स्कूल बनाने शुरू कर दिए, पंजाब में भी फ्री बिजली कर दी, पंजाब में भी मोहल्ला क्लिनिक कर दिया, पंजाब में भी बिना खर्ची पर्ची के रोज़गार दे दिया। तो केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार को लगा कि ये तो पूरे देश के अंदर डिमांड होगी। अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों की पूरे हिंदुस्तान के अंदर डिमांड होने लगी है। तो आम आदमी पार्टी को कुचलने का, ख़त्म करने का असफल प्रयास बहुत बार हमारे विधायकों के ऊपर केस बना के, हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर रेड करा के, हमारे डिप्टी मुख्यमंत्री के ऊपर रेड करा के, हमारे बाकी मंत्रियों पर रेड करा के बहुत बार ये प्रयास किया, परंतु कामयाब नहीं हुए। फिर एक मन गढ़ंत झूठा केस बनाया शराब का, 1,000 से ऊपर जगह रेड कराई गई और इतने लोगों से पूछताछ की गई। साल 15 महीने से पुराना ये केस हो गया। उसके अंदर हमारे डिप्टी सीएम को गिरफ्तार किया, उसके अंदर अनेकों लोगों को गिरफ्तार किया। उसी केस में सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया, परंतु आज तक 1 रुपया कहीं मिला नहीं, कोई हेराफेरी सामने नहीं आई। परंतु ईडी के जो नियम है उसके अंदर बेल थोड़ी आसान नहीं होती। हमारे हेल्थ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया, आज तक कुछ मिला नहीं। ये असफल प्रयास है। जैसे जैसे बीजेपी इन असफल प्रयासों को करती रहेगी, अनेकों संजय सिंह पैदा होंगे, अनेकों मनीष सिसोदिया पैदा होंगे, अनेकों सत्येंद्र जैन पैदा होंगे, और ये हिंदुस्तान जो विकसित होने की तरफ जाना चाहता है, जो शिक्षित होना चाहता है, जो स्वस्थ रहना चाहता है, अब वो बदलाव आगे बढ़ेगा, रुकेगा नहीं। बीच में वीडियो आपका वायरल हुआ था जब आप संसद पहुंच गए थे गले में टमाटर का हार डाल के। 150 रुपये किलो टमाटर हो गया था। किसान की जब फसल आई तो 50 पैसे किलो टमाटर बिक रहा था।
किसान परेशान था। फिर वो सारा टमाटर खरीद खरीद के कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया गया और 150 रुपये किलो टमाटर बिकने लगा। आम व्यक्ति की पहुंच से दूर हो गया, ना किसान को पैसा मिला, ना आम व्यक्ति को। महंगाई ऐसी हर वस्तु पे थी। तो मैं उस महंगाई की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता था। मैं इसलिए वो टमाटर की माला पहन के गया और मुझे खुशी है कि उस टमाटर की माला संसद के अंदर जब दिखी तो उसके अगले दिन ही 30, 35, 40, 50 रुपये किलो तक टमाटर के रेट कम हो गए थे। सरकार ने कहीं ना कहीं से टमाटर बाहर निकलवाया और आम व्यक्ति को उसका लाभ मिला। जी, इसकी पीछे की मतलब ये आइडिया कॉन्सेप्ट किसका था? क्योंकि यूनिक चीज़ें या एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें करने के लिए जाहिर बात है दिमाग चाहिए होता है कि कम से कम, जैसा आपने कहा कि असर पड़ा उसका सरकार पर। तो क्या आपकी मिसेज ने, क्या वो भी इन्वॉल्व होती हैं थोड़ा सा, कि आपके जो काम है या कार्य जो आप करते हैं? मेरे परिवार के अंदर कोई राजनीतिक उम्मीद के साथ नहीं रहते, परंतु महंगाई की चर्चा तो घर में भी होती है और समाज के अंदर भी होती है। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित होना चाहिए। मैं वो टमाटर की माला इसलिए पहन के गया। आगे और क्या करना चाहते हैं? क्या विजन आपका है? कितना काम बाकी रह गया है? कितना करना चाहते हैं? ये जो सरकारें हैं ना, मुझे नहीं लगता इनके बस की बात देश को विकसित करना है। ये देश के 140 करोड़ लोगों को मिल के इस हिंदुस्तान को विकसित करना पड़े। बिल्कुल। और विकसित जब होगा जब हिंदुस्तान शिक्षित होगा। अच्छी स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हिंदुस्तान के अंदर बने। ये सरकारों के अंदर इच्छा शक्ति अगर पैदा नहीं होगी तो जनता पैदा कर देगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने ये अलग जगह दी है। जैसे दिल्ली के अंदर स्कूलों को अच्छा किया, अच्छे कॉलेजेस, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ का निर्माण किया, स्किल यूनिवर्सिटी को बनाया, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को बनाया, अलग अलग तरीके से उसके अंदर काम किए। अब पंजाब के अंदर काम हो रहे हैं। तो देश और दुनिया के लोग इसको देख रहे हैं। दुनिया के अंदर भी इसकी तारीफ हुई और देश के अंदर भी इसकी डिमांड हो रही है। धीरे धीरे हिंदुस्तान शिक्षित होगा और हिंदुस्तान विकसित होगा। क्या शौक़ है, एक छोटा सा कोई ऐसा शौक़ है जो आप रोज़ाना करते हैं या हफ्ते में कम से कम एक बार करते हैं, पसंद करते हैं करना? चाहे वो खाने का शौक़ हो, कहीं जाने का शौक़ हो, किसी से मिलने का हो, या परिवार को वक्त, या गाने सुनना, या फिल्म देखना? जब तक मैंने राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं ली थी तो मेरा शौक़ था दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर जाना, वहाँ के गाँवों में जाना, उनकी सभ्यता के बारे में जानकारी लेना, कैसे विकसित राष्ट्र काम कर रहे हैं, कैसे गरीब राष्ट्र हैं, कैसे विकासशील राष्ट्र हैं, उन सब की कैसी कैसी सभ्यताएं हैं, कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं, लोगों का जीवन स्तर क्या है, लोगों का जीवन यापन के तरीके क्या हैं, उनके अंदर इन्वॉल्व होना, ये मेरा शौक़ था। परंतु अब राजनीति में आने के बाद में हिंदुस्तान के जो लोग हैं सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं के बीच के अंदर अपने पूरी दिनचर्या वहीं से गुजरती है। सुबह जब उठते हैं तो लोग आके बैठे हुए होते हैं और शाम को जब सोने का समय होता है तो लोगों का अलविदा कह के अपना रात्रि विश्राम करते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि अब राज्यसभा के सांसद हैं, क्या चाहते हैं कि लोकसभा में भी जाएं आप? देखिए, मैं किसी इच्छा शक्ति से ना पहले राज्यसभा में आया था। ये पार्टी की मर्जी है, अरविंद केजरीवाल जी की मर्जी है। वो मेरे को जहाँ जो ड्यूटी देना चाहेंगे मैं उसको निभाऊंगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो ये थे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार गुप्ता साहब, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में हमें बताया। अगले पॉडकास्ट में किसी और शख्सियत से मुलाकात करेंगे। तब तक आप रखिए अपना ख्याल। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।